नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की, एक ऐसी कंपनी की कहानी जो वाकई हैरान कर देती है। जानेंगे कि कैसे ये कंपनी एक ग्लोबल पावर हाउस बन गई। शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद बहुत लोगों को चौंका दे। दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है ना, बुर्ज खलीफा, वो सैमसंग ने बनाई थी। जी हाँ, सैमसंग का काम सिर्फ फोन या टीवी बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो बड़े बड़े ग्लोबल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी शामिल है। और इसका साइज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कंपनी अकेले अपने देश यानी साउथ कोरिया की पूरी जीडीपी का 20% हिस्सा बनाती है। मतलब देश की पूरी इकोनॉमी का 5वां हिस्सा सिर्फ एक कंपनी के हाथ में है। तो जैसा कि हमने देखा, कंस्ट्रक्शन तो एक बात हुई, इसके अलावा ये कंपनी बीमा, होटल, अस्पताल, यहाँ तक कि मिलिट्री हार्डवेयर जैसे 80 से भी ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। वाकई में एक ग्लोबल ग्रुप है ये। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए कहानी के पहले अहम मोड़ पर चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1938 में, और वो भी बहुत ही मामूली तरीके से। इसके फाउंडर थे ली ब्युंग चुल, जिन्होंने सूखी मछली, सब्जियां और नूडल्स बेचने के लिए एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी खोली थी। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 10 साल के अंदर ही ये देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन फिर आया 1950 का कोरियाई युद्ध, और इसने सब कुछ बदल दिया। इस युद्ध ने कंपनी को अपना पूरा फोकस बदलने पर मजबूर कर दिया। तो जहां पहले वो नूडल्स, मछली और चावल जैसे ग्रोसरी आइटम बेचते थे, अब उन्होंने शुगर मिल और टेक्सटाइल जैसे बड़े इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कदम बढ़ाया। तो ये था पहला बड़ा बदलाव। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और दूसरे अहम मोड़ पर आते हैं। चलिए 1960 के दशक में चलते हैं और देखते हैं कि सैमसंग वो कैसे बनी जिसे आज हम सब जानते हैं। तो 1968 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा। बस 2 साल बाद 1970 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, एक 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। फिर 1983 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू किया, और फिर तो रफ्तार देखिए, 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी बन गई, और 2005 तक दुनिया की सबसे बड़ी एलसीडी पैनल मैन्युफैक्चरर। मतलब बहुत तेजी से इन्होंने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी धाक जमा। और उनके दबदबे का आलम ये था कि सैमसंग ने अपने सबसे बड़े राइवल एप्पल के पहले आईफोन के लिए भी प्रोसेसर चिप बनाई थी। सोचिए, वो इतने जरूरी बन गए थे कि उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए उन पर ही निर्भर थे। लेकिन अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे मुश्किल मोड़ पर, मोबाइल की दुनिया पर कब्जा करना। ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव था और यहाँ कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। 1986 में सैमसंग ने अपना पहला फोन निकाला, SC1000, जो कि बुरी तरह फेल हो गया। उन्होंने हार नहीं मानी। 2 साल बाद 1988 में दूसरा फोन लाए, SH100, और वो भी मार्केट में नहीं चला। एक और नाकामी। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट। 1994 में SH770 मॉडल के साथ उनकी किस्मत चमकी। ये फोन एक सुपरहिट साबित हुआ और इसने मार्केट पर कब्जा कर लिया। मतलब शुरुआती नाकामियों से सीखकर आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। और फिर 2009 में सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी सीरीज लॉन्च की। बस यहीं से स्मार्टफोन के दौर में उनकी बादशाहत का सफर शुरू हुआ और उन्होंने खुद को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक कंपनी इतनी तेजी से, इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल कैसे बन गई। कहानी सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की नहीं है, इसके पीछे है दक्षिण कोरिया का एक गुप्त हथियार, और वो हथियार है चेबोल सिस्टम। सैमसंग के इस बेमिसाल ग्रोथ को समझने के लिए हमें साउथ कोरिया के इसी खास इकोनॉमिक मॉडल को समझना होगा। तो चेबोल होता क्या है? ये दरअसल एक बड़ा परिवार के कंट्रोल वाला बिजनेस ग्रुप होता है, जिसका देश में बहुत ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक असर होता है। देखिए, कोरियाई युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी, तो सरकार ने इसे दोबारा खड़ा करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सैमसंग जैसे चेबोल्स को आगे बढ़ने में हर तरह से मदद की। उन्हें कम ब्याज पर सरकारी लोन दिए गए, विदेशी कंपटीशन से बचाया गया, टैक्स में छूट दी गई और बड़े बड़े इंडस्ट्री लाइसेंस दिए गए। सरकार और बिजनेस की इसी पार्टनरशिप का नतीजा ये हुआ कि दक्षिण कोरिया एक युद्ध में बर्बाद हुए देश से निकलकर एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया।
और इस तेज तरक्की को हान नदी पर चमत्कार या मिरेकल ऑन द हान रिवर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब ताकत एक जगह इकट्ठा होती है तो वो अपने साथ विवाद भी लेकर आती है। सैमसंग की विरासत भी काफी जटिल रही है। यहाँ एक पैटर्न देखने को मिलता है। 1996 में चेयरमैन पर राष्ट्रपति को रिश्वत देने का आरोप लगा और वो दोषी पाए गए, लेकिन बाद में उन्हें माफ कर दिया गया। फिर 2008 में चेयरमैन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा, फिर दोषी पाए गए और फिर से माफी मिल गई। और ये सिलसिला 2017 में भी चला, जब वाइस चेयरमैन को रिश्वतखोरी के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें भी बाद में माफ कर दिया गया। तो ये बार बार मिलने वाली माफी एक ही बात की तरफ इशारा करती है। लोगों का मानना है कि सैमसंग साउथ कोरिया की इकोनॉमी के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि उसे फेल होने ही नहीं दिया जा सकता। ये कंपनी और सरकार के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ते को दिखाता है, जहां अक्सर आर्थिक योगदान कानूनी जवाबदेही पर भारी पड़ जाता है। तो सैमसंग की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या किसी देश की आर्थिक तरक्की के लिए ये कीमत चुकाना सही है कि एक अकेली कंपनी के हाथ में इतनी बेहिसाब और अनियंत्रित ताकत दे दी जाए।